सार्क को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के मद्देनजर एक सवाल पाकिस्तान से उठा कि क्या हुर्रियत वो वजह है। हमारे साथ चूंकि पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं इस वक्त आयशा और उनके तमाम मेहमान, और राहुल कमल काठमांडू से जुड़े हुए हैं। ये सवाल क्यों महत्वपूर्ण है जो हुर्रियत का सवाल पाकिस्तान के जरिए उठाया जा रहा है? डोगरा साहब, कुछ तो इसमें लगता है कि गलतफहमी है और कुछ हिस्ट्री की जानकारी पूरी नहीं है, क्योंकि हुर्रियत 1947 में तो पैदा नहीं हुई थी। हुर्रियत को 1993 में बनाया गया रॉबिन रफेल और उसके पाकिस्तानी सलाहकारों के वजह से। उसके बाद जो टेररिज्म शुरू हुआ कश्मीर में, उसकी कोई सीमा नहीं थी और भारत काफ़ी दबाव में था टेररिज्म के कारण, और वो चाहता था कि किसी तरह कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह है, या तालिबान टाइप की पार्टी हो जो टेररिज्म में बिलीव करती है, हुर्रियत उसमें प्रिंसिपल थी, किसी तरह से डायलॉग उनके साथ हो। और अगर उस डायलॉग में पाकिस्तान कोई भूमिका निभा सकता है तो वो भी ट्राई कर लेना चाहिए। तो 1993 में जब पाकिस्तान की बनाई हुई हुर्रियत जो यहाँ टेरर फैला रही थी, उससे बातचीत करना भारत ने अलाउ किया, तो मिस एप्रीहेंशन ये हो गई कि पाकिस्तान का दखल है कश्मीर के इंटरनल पॉलिटिक्स में। अब कभी तो इस गलतफहमी को दूर करना था, और ये स्टेप जब लिया गया मोदी सरकार ने, इससे भी पहले भी भारत के सरकारों ने एक दो बार कहा था, इशारा दिया था कि भाई ये ना करें, आप हमारे इंटरनल मामलों में इंटरफियर ना करें। पर इस बार जब कहा गया तो जो पाकिस्तान के राजदूत हैं वो डिप्लोमेसी की जगह थानेदारी का उन्होंने सलूक रास्ता अपनाया। सो अनफॉर्चुनेट बात यह हुई, एक बार नहीं वो 3 बार रिपीटेडली मिले। तो आप अपने मेज़बान देश को प्रवोक कर रहे हैं जान जान के। तो मैं तो यह कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब के इंटेंशंस के बाद भी उनके राजदूत की भूमिका ठीक नहीं रही। जी आयशा, मैं इस वक्त बात करना चाहूंगी पुण्य जी राहुल कमल से, जो कि नेपाल में मौजूद हैं। राहुल, ये कहिएगा कि किस तरह का माहौल आपको दिखाई दे रहा है? नेपाल की जानिब से पेशकश की गई कि पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म की मुलाकात की और ब्रेक थ्रू की कोशिश करेंगे, कुछ बर्फ पे गल सके। आपको कैसा माहौल वहां दिखाई दे रहा है? इस समिट के लिए मुमकिन है कि दोनों वज़ीर आज़म मुलाकात करेंगे, मिल बैठेंगे? आयशा, मुलाकात तो होगी ही, और वजह उसकी यह है कि कल रिट्रीट में साथ में रहने वाले हैं। यहाँ पर जो काठमांडू में मुलाकात होने वाली है उसमें भी जो स्टेट हेड हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो सारे एक साथ रहेंगे। तो मुलाकात तो होनी है, लेकिन ये कोई स्ट्रक्चर्ड डायलॉग नहीं होगी। जितनी आपकी चर्चा हो सकती है वो हो सकती है। काफ़ी सर्दी है यहाँ पर, और सवाल ये है कि क्या जो बर्फ़ पिघल चुकी है हिंदुस्तान और बर्फ़ जम चुकी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में, क्या वो पिघलेगी? बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन आपके साथ जो मेहमान थे उन्होंने जो सवाल उठाया वो मैं नलिन कोहली के साथ में रखता हूँ, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। पाकिस्तान में हमने स्वर सुने कहा कि हिंदुस्तान की नई सरकार बहुत हॉकिश है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हमेशा से कश्मीर पर चर्चा हुई है और हुर्रियत उसका एक हिस्सा रहा है। आप लोगों ने एक नई रेड लाइन खींच दी है, एक नई लक्ष्मण रेखा बना दी है, जो कि पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। ऐसे में बीजेपी की नई सरकार पाकिस्तान में सोच है कि आप बहुत अनरीजनेबली एक्ट कर रहे हैं। पहले मैंने जैसे कहा था पहले सेगमेंट में कि बातचीत ना बातचीत होना ये दो सरकार तय करते हैं। बाकी आपने सम अभी ठीक कहा कि देखिए मुलाकातें तो होती हैं क्योंकि एक वो सभी मिल रहे हैं नेता, लेकिन आगे क्या 1-to-1 मुलाकात कैसे होती है वो एक अलग विषय है। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे, जो आप कह रहे हैं हॉकिश है हुर्रियत को लेके। अभी बातचीत हुई नहीं थी दोनों फॉरेन सेक्रेटरीज के बीच में कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने प्रेफर किया कि हुर्रियत के साथ कंसल्टेशन करें। उसकी टाइमिंग और फोकस दोनों नजर में आए। भारत सरकार ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली कहना चाहते हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं। उस एडवाइस को या सजेशन को, सुझाव को नहीं स्वीकारा, बात करना पसंद किया। तो भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि हमें लगता है आप अलगाववादी या सेपरेटिस्ट के साथ बात पाकिस्तान में जो सोच है नरेंद्र, वो ये भारत कह रही है कि आप हुर्रियत से ना मिले। पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस बात को मान नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे में क्या ये बर्फ जमी ही रहेगी या पिघलेगी? मैं भविष्य के बारे में कोई टिप्पणी तो करूंगा नहीं, लेकिन हाँ, ये हमारे बीच में एक गैप है।
दूसरी बात है, आज इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए, जम्मू कश्मीर स्टेट में इलेक्शन जो हुए वहां पर बॉयकॉट कॉल के बावजूद 70% वोटिंग कई जगह हुई है, 60% कहीं और हुए हैं। तो कितने रेलेवेंट या प्रासंगिक हुर्रियत है, क्या उनकी वहां पर मौजूद है? तो एक आर्टिफिशियल यूनिट है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हमारा एक लोकतंत्र है, उनके हाई कमिश्नर किसी से वैसे मिलना चाहे, कोई रोक तो है नहीं। हमने थोड़ी ना कहा कि आप यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। लेकिन जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच है, हम लोग मानते हैं, हमारी सरकार ने कहा है कि हम जब बात करें तो ये हमारी बात है, आपको किसी और से बात करना है। आयशा, आप इसका जवाब देना चाहेंगे अपने मेहमानों के साथ कि राहुल, एक भारत में सोच ये है कि पाकिस्तान ने प्रवोक किया जब हुर्रियत से मिलने की जरूरत नहीं थी, जब कश्मीर पर चर्चा नहीं हो रही थी, तब आखिरकार आप हमसे बात करना चाहते हैं हिंदुस्तान में या हुर्रियत से करनी तो उनसे कीजिए। मैं कादिर बलोच साहब से इसका जवाब चाहूंगी। कादिर साहब, जिस तरह से हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात को बड़ा इशू बनाया जा रहा है, फिर वजह भी यही कहा जा रहा है जो नहीं मुज़ाकरात हो सके, इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। आयशा, मैं ये बात दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा कि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। इससे पहले जब भी बातचीत होती रही है वहां पर ये मुलाकातें रही हैं। इससे पहले भारत की जितनी भी हुकूमत है उन्होंने इसके ऊपर कभी भी एतराज इस बात के ऊपर नहीं किया, बल्कि वो फैसिलिटेट करते थे। ये भी कहिएगा कि भारत की जानिब से इस मामले को किस लेवल पर कम्युनिकेट किया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट को? क्या किसी लेवल पर कम्युनिकेट किया गया तो किस लेवल पर कि मुलाकात ना की जाए? नहीं, ये तो मुलाकात जब हुई है तो उसके बाद उन्होंने रिएक्ट कर दिया और उन्होंने सब कुछ दाएं बाएं कर दिया ना जी। बात यह है कि मुलाकात बेसिकली तो हुई नहीं, उन्होंने फॉरेन के ऊपर एतराज किया। हम तो ये कह रहे हैं कि नई बात हमने कोई नहीं की है। ये कह देना कि ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने पाकिस्तान में बनाई, ये भी टोटली गलत है। पाकिस्तान में तो मुश्किल से इसका वजूद है, इसका अगर वजूद है तो कश्मीर के अंदर है, तमाम इसके रहनुमा वहां पर है। और ये उन्होंने कभी भी भारत ने डिसबैंड भी नहीं किया है। ये भी नहीं है कि ये कोई डिसबैंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भारत ने डिसबैंड किया हो, ये भी गलत बात है। वो वहां पर बतौर एक जमात के, बतौर एक ग्रोह के एग्जिस्ट कर रही है और वो सेपरेटिस्ट उनको वो नहीं कहते हैं, उनका अपना एक व्यू पॉइंट है। अपने व्यू पॉइंट को उस तरह से वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिलकर उनकी व्यू पॉइंट को वैल्यू करना पड़ेगा। और ये कह देना कि 70% लोगों ने वोट दिए, ये तो क्लेम है उनकी गवर्नमेंट की। हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो 10% लोग भी तो वोटिंग के लिए गए नहीं थे। ये तो उनका अपना व्यू पॉइंट है और ये इनका बलोच साहब, हमें लगता है एक सवाल आपको ये समझना होगा जी बलोच साहब से ये सवाल है, मसला है कि हिंदुस्तान में सत्ता बदली, सरकार बदली, प्रधानमंत्री मोदी प्राइम मिनिस्टर बने और पूरे जनादेश के साथ बने, यानी उनके पास पूरा बहुमत है। अब ये सवाल है कि मनमोहन सिंह के दौर में क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में क्या हुआ। सवाल अब यह है कि मौजूदा वक्त में प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और उनका कहना है कि हुर्रियत कोई पार्टी नहीं है। उनका कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरीके से सीज फायर तोड़े जाते हैं उसमें बातचीत नहीं हो सकती है। अब इसका जवाब चाहिए कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो स्टैंड लिया है और पूरी सरकार ने और देश ने जो स्टैंड लिया है, इसमें आप लोग कोई रास्ता देखते हैं या लगता है कि नहीं, कोई रास्ता नहीं निकल सकता है? नहीं, मैं आपको जवाब इसका दे दूंगा। मकसद इससे ये बातचीत ये नहीं है कि मोदी सरकार के दौर में ये बातचीत शुरू हुआ, इससे पहले नहीं था। ये ऑलरेडी बातचीत का सिलसिला कई सालों से चल रहा है और उसमें कश्मीर को बतौर एक मसले के भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया था कि इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। और कश्मीर के ऊपर बातचीत करने से पहले और उससे रिलेवेंट जो ग्रुप्स थे, ग्रोह थे, उनसे दोनों सरकार बातचीत पास में भी करते रहे हैं। अभी भारत सरकार ने, मोदी सरकार जब आपका आया, हुकूमत उसकी जो आई है, उसने ये कंडीशंस बरसर सामने नहीं किए कि जी अब हमारी हुकूमत आई है तो इसके बाद कश्मीर के ऊपर बातचीत नहीं होगा, कश्मीर में अगर कोई लोग हैं उनसे मुलाकात नहीं की जाएगी, ये पैरामीटर्स होंगे। अगर इस तरीके की अगर बातचीत करना चाहेगा भारत, तो मेरे ख्याल में हमारा बुनियादी मसला कश्मीर का है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान में ताल्लुकात की बहाली का किसी को सोचना नहीं चाहिए। गलतफहमी में नहीं, पाकिस्तानी अवाम कभी भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं अगर कश्मीर के मसले को टोटली एक तरफ रखा जाएगा और उस पर बातचीत नहीं की जाएगी। हम इसका जवाब यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम, हम इनका जवाब ले लेते हैं चूंकि हमारे पास फॉर्मल एडिशनल सेक्रेटरी रॉ के हैं। रानडे साहब आपके साथ यहाँ राजीव डोगरा साहब हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी। पहले भी मैंने सवाल किया तो ब्रेक आ गई थी। मैं डोगरा साहब से पूछना चाह रही, जिस तरह भारत कोई ना कोई बहाना ढूंढता है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आगे ना बढ़ाने के, दहशतगर्दी से हम भी जूझ रहे हैं, आपका भी मसला दहशतगर्दी है, फिर अब हुर्रियत लीडरों से क्यों मुलाकात हुई, ये माजी में भी होती रही।
अगर आप इसी तरह पाकिस्तान के साथ कशीदगी और टेंशन बनाए रखेंगे डोगरा साहब, तो क्या इंटरनेशनली भारत वो स्टेटस ले सकेगा अगर इस खित्ते में कशीदगी रहेगी जो भारत लेना चाहता है? देखिए, एक बहुत पुराना शेर है, भारत उसी के ऊपर कायम रहना चाहता है रिश्तों में, फिर अपनी मोहब्बत का अंदाज जुदा होता, मैं उनको खुदा कहता अगर हुक्म खुदा होता। तो आप भलाई के रास्ते पे चलें, आप हाफिज सईद के बनाए हुए रास्ते पे ना चलें, तो देखिए रिश्ते कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। पर अगर आप प्रोपेगेंडा ही करते रहेंगे, अपने आवाम को अगर आप मिसगाइड करते रहेंगे, तो रिश्ते नहीं आगे जाएंगे। और अगर आप सोचते हैं कि आपका आवाम जो सोचता है वही होना चाहिए, तो मेरा ख्याल उसमें भी आपकी सोच को थोड़ा सा बदलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में भी आवाम है। हिंदुस्तान में 1.2 बिलियन लोग हैं। 1.2 बिलियन में शायद इक्का दुक्का ही ऐसे हैं जो रिश्तों को इम्प्रूव नहीं करना चाहते। 1.2 बिलियन इंडिया के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया मिल के आगे चले। हम ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठा है कि क्या संबंधों की बर्फ जो है, आयशा, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हम ब्रेक में उससे पहले एक कमेंट, राणा साहब आप खामोश बैठे हुए, कमेंट यहाँ पर जरूर चाहेंगे। इस सार्क का मतलब फिर क्या निकलेगा अगर ये बर्फ ऐसे जमी रहेगी? तो ऐसा है कि सार्क आज तक अपनी फुल पोटेंशियल नहीं पाई है। क्यों? क्योंकि ये टेंशन्स हैं बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और बाकी के देशों के बीच। पर अब जो है, जब मोदी का स्वेरिंग इन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उन्होंने क्लियर इशारा दिया कि दोस्ती का हाथ आगे किया था और उन्होंने कहा अब साथ बढ़े, पर वो ठुकराया गया जहाँ तक मेरा ख्याल है। और हुर्रियत का जो मुद्दा है वो सीरियस मुद्दा है। अब वो हमारे कौन कदम आगे बढ़ाएगा? कोई बढ़ाए नहीं, मेरे ख्याल से अभी जो यहाँ पे बातें होंगी सार्क में, वो तो होंगी, अनस्ट्रक्चर्ड बातें होंगी। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है, जो चीन के साथ इन्होंने दोस्ती की है और हाल में जो विजिट्स हुए हैं, इनके जनरल वगैरह चीन गए थे, बहुत ही उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस दिया गया था। नेपाल में भी एक एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है कि चीन को आगे हम इसका जवाब देंगे, जिसका जिक्र आप करना चाह रहे हैं उस पर आते हैं, जो चाइना के संदर्भ में। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। काठमांडू और पाकिस्तान से भी हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए। ब्रेक। एक सवाल तो साफ है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों के मद्देनजर सार्क को देखा जाए या ना देखा जाए, इस पर फैसला लेने का भी वक्त आ गया। लेकिन मल्होत्रा साहब, हम अब पाकिस्तान में सवाल करें उससे पहले एक जवाब चाहेंगे, क्या सार्क में जो तमाम देश हैं उनकी स्थिति कोई बहुत इकोनॉमिकली दुनिया में अच्छी है नहीं? विकासशील देश हैं, सभी अपने तरीके से एक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत एक बड़ा देश है, पाकिस्तान भी बड़ा देश है, उस लिहाज से देखिए दोनों की भूमिका बड़ी है। क्या दोनों अपने अंदरूनी संकट से निकलकर एक दिशा देने की स्थिति में सार्क को ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? छोटा जवाब है, ला सकते हैं, लेकिन लाएंगे नहीं लाएंगे एक बड़ा जवाब है। बिकॉज हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग चीज़ें हैं। आवाम वही हैं, उसी तरीके से हम इकट्ठे थे, लेकिन जिस तरह से हम आगे बढ़े और आज की तारीख में अलग है। मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ। 99 में नवाज़ शरीफ साहब ही प्रधानमंत्री थे। उनको खबर ही नहीं कारगिल के अंदर पाकिस्तान ने क्या किया। पूरी दुनिया को जब खबर लगी तब नवाज़ शरीफ को खबर लगी कि हाँ साहब, पाकिस्तान आर्मी ने ये पहल की। तो आज की तारीख में वो बेचारा प्रधानमंत्री होते हुए भी परवेज़ मुशर्रफ, जिसके अगेंस्ट केस चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। आज भी अगर वो कुछ बात करता है भारत से तो उसको करने नहीं दिया जाएगा। आवाम चाहते हैं, और असलियत ये है कि इस रीजन ने अगर आगे बढ़ना है तो इन दोनों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मोदी ने अपने इन्विटेशन पर फैसला लेने में भी कहा गया, लंबा वक्त लिया गया था, 2-3 दिन लग गए थे कि नवाज शरीफ साहब आए, हम दिल्ली की नहीं आए। ये सर आयशा, ये एक सवाल है, क्या प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अपने हाथों में, अपनी हथेली में पूरे पावर के साथ सार्क में कोई डिसीजन लेने पहुंचे हैं, या फिर उनके तार कहीं ना कहीं पीछे, जो भारत में एक धारणा है, चाहे वो आर्मी को लेकर हो या ISI को लेकर हो, ये धारणा है कि उनके पास पूरे पावर नहीं है? ठीक,
शायद लतीफ साहब, जो गुफ्तगू की जा रही है, ये नोएडा स्टूडियो में पैनल जो बात कर रहा है, इस पर कमेंट कीजिएगा। कितनी पावर्स कहां मौजूद है और भारत क्यों एक दो इश्यूज के साथ जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं वहीं पर स्टक है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि अभी यहाँ कहा गया कि भारत के अवाम जो हैं वो उनकी, चूँकि उनकी सपोर्ट है उनकी गवर्नमेंट को, लिहाजा उनका केस बहुत मजबूत है। हमने फ़ैसला ये करना है कि आप अवाम की बात वहाँ तो करते हैं, मगर क्या पाकिस्तान के अवाम के एहसासात कभी कश्मीर के बारे में आपने सोचे? फिर आप ये कहें कि जी ये कश्मीर वाला मामला जो है, इसमें पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं है या उनके पास पूरी तरह से इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान के 20 करोड़ 200 मिलियन जो लोग हैं वो बाकायदा कश्मीर के ऊपर उनका कंसेंसस है। और ये कैसे हो गया कि आप कहें जी अवाम हिंदुस्तान के ये चाहते हैं और लिहाजा आप बैनुल अक़वामी जो इसके ऊपर फ़ैसले हैं उसकी आप परवाह नहीं करेंगे? यानी आपने अवाम को देखना है, बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ चलना है, ये फ़ैसले कर लीजिए। और फिर आप जो जारहियत का मुजाहरा करते हैं, अभी कुछ देर पहले ये बात की जा रही थी हाफिज़ सईद की, हमने जब भी आपने LOC के ऊपर इस तरह के मामलात उठाए, एक शख्स के मरने पर पूरी दुनिया में वावेला मचा दिया गया और हमने कहा जी या तो इसके शवाहद दें और या फिर कोई बैनुल अक़वामी किस्म की तंजीम जो है उससे इंक्वायरी करवा लें। ना वो इंक्वायरी की बात मानी गई और ना ही कोई इस तरह के शवाहद दिए गए। तो हमें देखना ये है कि रवैया किसका जारहाना है। ये बिल्कुल मैं फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ और हमारे सामने ये बातें हैं। अगर आप बैनुल अक़वामी करारदादें उनकी जो है पासदारी नहीं करते तो फिर भारत जो है वो तो एक बैनुल अक़वामी सतह पे ये ऐसे सवाल हमें लगता है सार्क की बैठक के दौरान इन सवालों पर कहीं ना कहीं दोनों देशों के तमाम हुक्मरान गौर भी कर रहे होंगे। लेकिन एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि सार्क की दिशा क्या होगी और भारत और पाकिस्तान उसको किस दिशा में ले जाएंगे, ये इन दोनों देशों पर ही तय है।